ये है क्लास 6 अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और हल करते हैं प्रश्नावली 3.2 को। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों, और पार्ट बी है सम संख्याएं हों। पार्ट ए कहता है हमसे कि यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो जो उनका आंसर आएगा वो सम आएगा कि विषम आएगा, और यदि दो विषम संख्याओं को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनका जो आंसर है वो सम आएगा या विषम आएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम और विषम क्या होते हैं। जो संख्या 2 से भाग हो जाए यानी कि 2 से डिवाइड हो जाए वो सम होगी, और जो 2 से डिवाइड न हो वो विषम होगी। जो सम संख्याएं हैं वे होंगी 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से 2 का टेबल पढ़ते जाइए। और जो विषम संख्याएं होंगी वो होंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इसी तरह आगे इनमें 2-2 जोड़ते जाइए। तो आइए एक बारी पार्ट ए हल करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट बी हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विषम संख्याएं जोड़ लेते हैं। जैसे कि हमने जोड़ा 1 जमा 3, ये दोनों विषम है, इनका आंसर देखो क्या आया 4। तो जब दो विषम संख्याओं को जोड़ा तो आंसर क्या आया सम। दूसरी चेक कर लेते हैं हम। मान लीजिए 3 + 5, इसको जोड़ने पे देखिए क्या आएगा 8। ये आंसर भी क्या आया सम। अब इसी तरह से पार्ट बी को हल करते हैं। तो पार्ट बी में दो सम संख्याएं यानी कि 2 जमा में 4, क्या आंसर आया 6। 2 जमा में मान लीजिए 8, आंसर क्या आया 10। और कोई बड़ी संख्या जैसे कि 28 जमा में 20, तो ये कितना हो गया 48। तो देखिए ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, और दो विषम संख्याओं को जोड़ा जब भी आंसर सम आया। अब हम देखते हैं, एक सम लेते हैं और एक विषम लेते हैं। तो सम लीजिए, मान लीजिए मैंने ले ली एक संख्या 1 और एक संख्या ले लेते हैं हम सम यानी कि 2, तो इसका आंसर क्या आया 3। अब एक संख्या ले लेते हैं हम 5 और उसके बाद लेते हैं एक सम 8, तो कितना आ जाएगा 13। एक संख्या ले लेते हैं हम 6, एक ले लेते हैं 7, तो ये भी देखिए 13। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, जब दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जो आंसर आता है वो हमेशा सम आता है। जब दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो आंसर हमेशा सम ही आता है। यानी कि जब दो विषम संख्याओं जोड़ोगे जब भी सम आएगा, दो सम संख्याओं को जोड़ोगे जब भी सम आएगा। लेकिन जब एक विषम और एक सम संख्या जोड़ोगे तो आपका आंसर विषम आएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। ए, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो 3 विषम संख्याएं जैसे कि मैंने 1 जमा में 3 जमा में 5, तो कितना आंसर आया 4 और 5 9। तो आंसर में देखिए क्या ये सत्य असत्य है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, क्या आंसर हमारा सम आया, हमारा आंसर आया विषम, तो ये असत्य। क्या हो गई ये असत्य। अब ऐसे हम इसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि जब हम दो विषम संख्याएं जोड़ते हैं तो आंसर हमारा सम आता है। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं, एक विषम और एक सम जोड़ने पर आंसर हमेशा विषम आएगा। तो ये दो संख्याएं मिलकर तो सम, और ये संख्या हो गई विषम, तो विषम और सम मिलकर विषम।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का पार्ट बी। दो विषम संख्याओं व एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम संख्याएं मान लीजिए 1 और 3, एक सम संख्या मान लीजिए 2, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6। ये बिल्कुल सत्य, तो ये क्या है हमारा सत्य। अब देखते हैं पार्ट सी। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तीन विषम संख्याएं 1 गुणा में 3 गुणा में 5, तो 3 एकम 3 5 तिये 15। तो जो आंसर आया वो क्या आया है हमारा विषम। और इसमें क्या बोला है कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सत्य है। अब देखते हैं पार्ट डी। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। नहीं, ऐसा हो सकता है? तो देखिए 16 को 2 से भाग करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 8। 18 को 2 से भाग करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 9। ये संख्या सम है और ये संख्या विषम है। तो जो यहाँ शब्द सदैव लगा हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, तो ये असत्य है, क्योंकि भागफल सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। अब देखते हैं पार्ट ई। अब देखते हैं पार्ट ई। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक और खुद के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं ले लेता हूं 1 देखिए ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। तो 2 3 5 7। अब इनमें से आप कोई सी भी एक संख्या ले लीजिए, इसमें से किसी का भी एक और खुद के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। जैसे कि 7 एक तो 7 से ही भाग हो सकता है और 1 से ही भाग हो सकता है, यानी कि 7 को सिर्फ खुद से ही भाग किया जा सकता है और 1 से भाग किया जा सकता है। इसके अलावा इसे किसी नंबर से भाग पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है। अतः ये अभाज्य संख्याएं हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। और देखिए 2 क्या है, ये एक सम संख्या है तथा अभाज्य भी है, तो ये वाला कथन असत्य है। अगर यहाँ पर 2 न होता तो ये कथन सत्य हो जाता, लेकिन 2 एक सम संख्या है तथा अभाज्य भी है, तो इसीलिए ये वाला कथन असत्य है। अब देखते हैं पार्ट एफ। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, असत्य है, क्योंकि अभाज्य संख्या एक तो खुद गुणनखंड होती है अपने आप का, और उसका एक भी संख्या 1 नंबर 1 भी गुणनखंड होता है, तो ये वाला भी असत्य है। अब देखते हैं पार्ट जी। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो आइए देखते हैं 2 अभाज्य संख्याएं, जैसे कि मैंने ले ली 2, फिर उसके बाद ली 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। लेकिन ये सदैव जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके हिसाब से ये 5 सम नहीं है, ये विषम है। अब देखते हैं अगली संख्या हम 5 + 3, तो इसका जो आंसर आया वो आया 8। तो देखिए ये भी 5 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, लेकिन जो इसका आंसर आया वो आया है भाज्य तथा सम भी है। तो देखिए जो 8 है ये 2 से भाग होगा, यानी कि ये सम है, लेकिन 5 जो है वो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं होगा, इसीलिए विषम भी है और अभाज्य भी है, तो ये वाला कथन भी असत्य है। अब देखते हैं पार्ट एच। केवल 2 ही एक ऐसा सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सत्य, क्योंकि 2 एक सम भी है और एक अभाज्य भी है।
अब देखते हैं पार्ट आई, सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। तो क्या हमारे पास 2 भाज्य है? 2 भाज्य नहीं है। 4 भाज्य है? 4 भाज्य है। 6 भाज्य है? 6 भी भाज्य है, लेकिन 2 खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी से भी भाज्य नहीं है। तो ये वाला कथन भी असत्य है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो देखिए 2 सम संख्याएं जैसे कि 2 गुणा में 4, ये जो आंसर आएगा हमारे पास 8। फिर उसके बाद एक और चेक कर लेते हैं, 6 गुणा में 10, तो ये आया 60। एक और चेक कर लेते हैं, 8 गुणा में 12, 8 गुणा में 12, तो जो देखिए 8 दूनी 16, यानी कि ये भी सम आंसर आएगा। तो इसी तरह से 2 सम संख्या का गुणनफल सदैव सम होता है, बिल्कुल सत्य है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बताना है कि 2 अंकों की ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी हैं जिनके अंक पलटने पर भी वो संख्याएं हमेशा अभाज्य ही रहें। जैसे एग्जाम्पल 13 एक अभाज्य संख्या है, और जैसे ही हम इसके अंक पलटते हैं तो हमें 31 मिलता है, तो वो भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह से हमें कुछ और अभाज्य संख्याएं ढूंढनी हैं जिनके अंक पलटने पर भी वो अभाज्य ही रहें। तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारा 17। जब आप इसके अंक पलट देंगे तो ये हो जाएगा 71, तो ये भी एक अभाज्य संख्या ही है। इसी तरह से हमारा एक अन्य एग्जाम्पल है 37, जिसको अंक पलटेंगे तो 73। फिर आता है 97, जिसको आप पलटेंगे तो 79। ये ऐसी संख्याएं हैं जो अंक पलटने पर भी अभाज्य रहती हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। 20 से छोटी सभी भाज्य व अभाज्य संख्याएं अलग कीजिए। अब ये आपको खुद करना है, 20 से छोटी सभी भाज्य और अभाज्य। तो देखिए भाज्य जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और अभाज्य जिसे बोला जाता है प्राइम नंबर। तो देखिए भाज्य जो सबसे पहली संख्या होती है वो तो होगी 4, और इसमें जो होगी वो होगी 2। फिर उसके बाद इसमें होगी 6, इसमें होगी 3, 5, 7, फिर 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद 17, और फिर उसके बाद 19, और इसमें फिर बाकी के जो संख्याएं बची हैं वो बाकी इसी में लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 5। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, नंबर 1 यानी कि संख्या 1 ना तो इसमें होगी ना इसमें होगी। एक नंबर या एक संख्या को ना तो भाज्य माना जाता है और ना ही उसे अभाज्य माना जाता है। तो इसमें 2 और इसमें देखिए 4, तो शुरुआत से इसमें 4 हुई, इसमें शुरुआत 1 में हुई है। मैंने 1 कहीं पर भी नहीं लिया है। अब सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 5। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या यानी कि जिसका खुद और 1 के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, तो वो संख्या होगी हमारी 7। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास है 44। इसको 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ 41 जमा में 3, तो ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 31 + 5। फिर उसके बाद 24 का तो मैं लिख सकता हूँ 19 जमा में 5। 18 को मैं लिख सकता हूँ 11 जमा में 7। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 जमा में 7।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो सकती है। देखो 2 और 5, सॉरी इसमें तो 3 का गैप आ गया ना। 3 और 5, एक तो ये वाला हो जाएगा। 5 और 7 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 11 और 13। तो देखिए इनके 2-2 का अंतर है ना, इनमें 2-2 का गैप है और 3 जोड़े। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 जो आपको खुद करना है, जिसका आंसर होगा A एंड C। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। यानी कि 100 से छोटी हमें ऐसी 7 संख्याएं लिखनी है लगातार। क्रमागत मतलब होता है लगातार, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 7 संख्याएं लिखनी है जो लगातार भाज्य हो। अब देखिए जैसे शुरुआत करते हैं हम 10 से, तो 10, लेकिन जैसे हम 11 पे आएंगे, 11 एक अभाज्य संख्या है लेकिन हमें लगातार चाहिए, तो हम 20 को देखते हैं। 20, 21 ऐसे भी नहीं होता है। फिर हम 24 से देखेंगे तो 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, लेकिन 29 एक बीच में आ गई, इसीलिए ये एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 90, 91 भी भाज्य संख्या है क्योंकि ये 13 से भाग हो सकती है और 7 से, यानी कि 13 सत्ते 91, 92 तो 2 से हो ही जाएगी। फिर 93 आप खुद ढूंढिए किससे भाग हो जाएगी। फिर 94, 95 और 96। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 संख्याएं हैं जो लगातार भाज्य हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब 21 को आप 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। जिस तरह से हमने ये 44, 36 इनको 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा था, इसी तरह से आपको 21 को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे होगा। 11 जमा में 7 कितना हो गया, जमा में 3, तो 7, 3, 10, 10, 20, 21। तो देखिए 21 का क्या होगा, 11 जमा में 7 जमा में 3। इसी तरह से आप 31। प्रश्न नंबर 11। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। तो देखिए जैसे कि 3 + 7 = होता है 10। तो मुझे अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको जोड़ने पर 5 से वो मतलब 5 से वो भाग हो जाए। तो देखिए 5 से कौन कौन भाग हो सकती है। एक तो स्वयं 5, फिर 10, फिर 15 और 20। क्योंकि 20 से छोटे अभाज्य हैं तो फिर 5, 10, 15 और 20 ये 5 से आराम से भाग हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 3, 7 इनको जोड़ने 10 जो कि 5 से भाग हो जाएगा। उसी तरह से 2 + 3 जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये भी 5 से भाग हो जाएगा। इसी तरह से जब आप 17 + 3 जोड़ेंगे तो ये भी 5 से भाग हो जाएगा। इसी तरह से जब आप 13 + 7 जोड़ेंगे तो ये भी 5 से भाग हो जाएगा। इसी तरह से जब आप
13 प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये भी 5 से भाग हो जाएगा। तो देखिए 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो इसी तरह से 5 जोड़े बने, 1 2 3 4 और ये 5। प्रश्न नंबर 12 में है रिक्त स्थान भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों एक अभाज्य, क्या होगी वो? अभाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो वो खुद से भाग होती है, यानी कि एक खुद उसका स्वयं का गुणनखंड, और एक होता है एक, यानी कि एक से भी वो भाग हो सकती है। इसीलिए अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य, क्या कहलाती है वो? भाज्य, यानी कि कंपोजिट नंबर। अब क्योंकि भाज्य संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 4 का देखिए, एक 4 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, यानी कि उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। अब सी, एक ना तो ये भाज्य है और ना तो ये अभाज्य है, एक कुछ भी नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर सबसे छोटा होगा 4, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। ये ध्यान रखिए, जब सम विषम यानी कि ऑड इवन की बात हो तो एक उसमें ऐड होगा, लेकिन जब प्राइम या कंपोजिट नंबर की बात हो तो उसमें एक ऐड नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और आप सभी का बहुत धन्यवाद, और आप सभी को मेरी तरफ से